हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग, वो भी रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 2। एसके झा सर द्वारा यह लिखा गया बुक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है। और इससे आज आप सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 का रीजनिंग। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और हाँ, इससे पहले का आप वीडियो देखना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट 4 तक, तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और एक चीज और, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें आपको पूरा 71 से लेकर के और 100 तक का क्वेश्चन मिलने वाला है। पूरे 30 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस आज होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो देखिएगा, अंग्रेजी शब्दकोश जिसे हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अनुसार हम लोग कोई शब्द खोजते हैं तो कैसे खोजते हैं, तो उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि सजाना है। तो पहला शब्द हम लोग को दे दिया है DOVENTIAL, डोवेंसल। इसके बाद है डोमेस्टिक, दूसरा में है डोमेस्टिक DOMESTIC। इसका तीसरा नंबर में है डोमिनेट DOMINATE, डोमिनेट है। चौथा में है डोनेट DONATE। इसके बाद है डोर्सल। पांचवा में है DORSAL। इन सभी वर्ड को क्या करना है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यानी इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हम लोग को सजाना है। तो यहां पे देखिए कि कैसे इसको हम लोग सजाएंगे। तो देखिए, कॉमन सब में क्या है, तो कॉमन सब में एक चीज आपको दिखाई दे रहा है DO। ये चीज सभी में है। इसका फिर देखिएगा कि DO के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें V दिखाई दे रहा है, इसमें M दिखाई दे रहा है, इसमें भी M, इसमें N है और इसमें R है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि V जो होता है वह 22 नंबर पर होता है, M 13 नंबर पर, M 13 नंबर, N 14 नंबर और R 18 नंबर पर होता है। तो सोच के देखिए, जो कॉमन है उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी बात देखते हैं हम लोग कि 22, 13, 13, 14 और 18 वाला में सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। तो आप कहिएगा इन पांचों में से सबसे पहले 13 वाला आता है। तो 13 वाला तो यहाँ पे दो है ना। तो 13 वाला में भी सबसे पहले कौन आएगा, तो इसके बाद वाला देखेंगे। उसके बाद वाला लेटर देखते हैं कि ई। देखिए यहाँ पे एम के बाद क्या है, ई है। ई 5 नंबर पर आता है। इसके बाद यहाँ पे आई आपको दिख रहा होगा, एम के बाद आई है और आई 9 नंबर पर आता है। तो अब इसमें दोनों में देखना है कि 9 और 5 में सबसे पहले कौन आएगा, तो 5 आएगा। तो इसलिए पहले नंबर पर दूसरा आएगा, पहला नंबर पर दूसरा वर्ड आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पर ए वाला आएगा आपका तीसरा। तो 2, 3। इसके बाद देखिए कि इसके बाद ये दोनों के बाद कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पे V 22 है, N 14 है और R 18 है। तो 14 वाला आएगा। तो 14 वाला आएगा यानी चौथा वर्ड आपका आएगा। चौथा के बाद कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पे दो बच गया, एक 22 वाला और एक 18 वाला। एक डोर्सल है, एक है आपका डोमिनेशन। तो यहाँ पे देखिए 22 और 18 में सबसे पहले कौन आएगा, तो 18 वाला आएगा, यानी पांचवा वर्ड सबसे पहले आएगा और इसके बाद पहला वर्ड आएगा। तो कहीं पर यह ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 1। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। इसे बोला है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी स्क्वायर इसमें खोजना है कि कितना आपको स्क्वायर इसमें दिया गया है। तो देखिएगा, इसमें हम लोग खोजते हैं। यहाँ पे देखिए एक ए वाला है, एक हो गया ए वाला, एक। यहाँ देखिए ए वाला आपका 2, ए वाला 3,
ये पूरा ये वाला 4 और ये वाला 5, ये पूरा 6, ये वाला पूरा 7। पहले देखिए, इससे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला, ये हो जाएगा 7, इसका ये वाला पूरा 8, ये वाला 9 को यहां तक हो गया। इसका देखिएगा यहाँ पे ये पूरा यहां से लेकर के और यहां तक देखते हैं हम लोग, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 10। और इसके बाद देखिएगा कि ये वाला तो 10 और 1 11। तो टोटल इसमें वर्ग जो है यानी स्क्वायर है वह कितना है, तो 11 है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर। इसे दिया गया है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, जिसे आप लोग पासा भी बोल सकते हैं। लूडो पासा खेलते हैं तो वही पासा को, यह खुला पासा है। इस प्रकार बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म विपरीत फलकों पर होगा। तो देखिएगा कि विपरीत फलक पर जो होता है वह आपको दिखाई नहीं देता है, यानी जिसका विपरीत, मान के चलिए अगर 6 का विपरीत होगा वह इसके अगल बगल में नहीं दिखाई देगा, यानी 6 का जो विपरीत होगा ना वह इसके अगल बगल में नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब 6 के बगल में नहीं होगा, इसका मतलब 6 के बगल में 4 दिखाई दे रहा है तो जो बगल में दिखाई दे देगा वह उसका विपरीत कभी नहीं हो सकता है। अब देखिएगा उसी प्रकार यहाँ पे कि 4 का विपरीत 3 नहीं होगा और 3 का विपरीत न तो 4 होगा और ना ही 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा कि 1 का विपरीत ना ही 3 होगा और ना ही 2 होगा और ना ही 3 का विपरीत जो होगा वह 5 होगा। तो इसका विपरीत कौन होगा, तो प्रत्येक तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे माने चलिए कि 4 का विपरीत कौन होगा, तो एक गैप करके जो होगा वही इसका विपरीत होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि 4 का विपरीत कौन होगा, तो 3 नहीं होगा 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए 3 का विपरीत कौन होगा, तो 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। और 6 का विपरीत इसमें कौन हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यह इसका नियम है। तो देखिएगा कि 6 का विपरीत कौन हो गया, तो 6 का विपरीत हो गया आपका 5, 4 का विपरीत हो गया 1 और 3 का विपरीत हो गया 2। तो इसे पूछ रहा है क्या कि कौन सा संख्या युग्म विपरीत फलकों पर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है कि 1 का विपरीत 6 है क्या, तो देखिए 1 का विपरीत 6 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिए 6 का विपरीत 3 है, तो 6 का विपरीत 3 है तो नहीं है। सी में देखिएगा 1 का विपरीत 5 है, तो देखिएगा यहाँ पे कि 1 का विपरीत 5 है तो नहीं है। डी नंबर ऑप्शन में देखिए कि 2 का विपरीत 3 है क्या, तो देखिए यहाँ पे कि 2 का विपरीत 3 है तो बिल्कुल सही है और यही आपका आंसर हो जाएगा कि 2 का विपरीत 3 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर। इसमें कथन एवं निष्कर्ष दिया गया है। कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो पहला कथन कहता है कि सभी लड़के रोबोट है और दूसरा कथन में है कि सभी लड़कियां रोबोट, यानी सभी लड़का भी रोबोट है और सभी लड़कियां भी रोबोट है। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे कथन के अनुसार हम लोग इसका पाई चार्ट बनाते हैं और यानी आरेख बनाते हैं और आरेख बना करके हम लोग देखते हैं तो पूरा हो गया। देखिए ये पूरा हो गया रोबोट, क्या हो गया, रोबोट हो गया। ठीक है, ये पूरा रोबोट है और इसे बोला कि सभी लड़के रोबोट है। इसका मतलब जितना भी लड़का है ना सब रोबोट के अंदर है, यानी जितना भी लड़का है वो सब रोबोट के अंदर है, यानी सभी लड़के जो है रोबोट है। इसका मतलब जितना भी लड़का है वो सब रोबोट के अंदर में। फिर बोला कि सभी लड़कियां रोबोट है, तो जितना भी लड़कियां हैं वो सब रोबोट के अंदर है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जितना भी लड़की है वो सब रोबोट के अंदर है। ये हो जाएगा आपका लड़कियां। ठीक है, निष्कर्ष में देखते हैं हम लोग, निष्कर्ष के अनुसार ही आंसर निकाला जाता है। तो पहला निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि कुछ रोबोट लड़के हैं। तो देखिए कुछ रोबोट जो है लड़के हैं तो बिल्कुल होंगे। कैसे, तो देखिएगा सभी लड़का क्या है कि रोबोट के अंदर है, तो सोचिए कि ये सब इसके साइड में होगा तो कुछ ना कुछ तो यहां पे होगा। जैसे मान के चलिए कि यहां पे नेपाल है, मान के चलिए यहां पे नेपाल है और ये भारत, और दोनों का जहां पे सीमा एक दूसरे से टच करता है तो वहां पे सोचिए कि जहां पे यह बॉर्डर होगा, नेपाल और भारत का जो बॉर्डर होगा, वहां पे सोचिए कि जो हल्का फुल्का जमीन जो है नेपाल का भारत में भी होगा और हल्का फुल्का क्या है कि भारत का नेपाल में भी होगा। या फिर ऐसे भी आप समझिए कि जैसे भारत में कोई राज्य है और राज्य जो है वो पूरे भारत में, जैसे बिहार जो है वह
पूरे भारत में है, भारत में है। तो बिहार पूरा भारत के अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये जो भारत है, कुछ भारत जो है वह बिहार होगा, यानी कुछ भारत का जमीन का हिस्सा जो होगा वह बिहार में होगा, यानी इसमें और सारा राज्य होगा और उसका कुछ हिस्सा जो होगा वह बिहार में होगा। तो उसी प्रकार यहां पे बोल रहा है क्या कि कुछ लड़का जो है रोबोट है क्या, तो देखिए इतना सारा रोबोट है, यानी पूरा तो रोबोट ही है चारों तरफ से, यानी रोबोट के घेरा के अंदर ही लड़का और लड़की दोनों है ना। तो कुछ रोबोट जो है वह लड़का हो सकता है ना, कुछ रोबोट लड़का हो सकता है और कुछ रोबोट लड़की भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष बोला है कि कुछ रोबोट लड़के हैं, तो बिल्कुल सही है कि कुछ रोबोट जो है वह लड़का होंगे। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो देखिए यहाँ पे कि कुछ लड़का लड़कियां हैं, तो यहाँ पे दोनों में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए कि इसका सीमा जो है इससे हट करके है और लड़की का सीमा जो है लड़का से बिल्कुल हट करके है और लड़की का सीमा लड़का से बिल्कुल हट करके, यानी दोनों का यहाँ पे कोई भी तालमेल नहीं है और कथन में भी आपको नहीं दिया गया था, यानी लड़का और लड़की के बीच में कोई संबंध नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज नहीं कह सकते हैं कि कुछ लड़का लड़की होगी या फिर नहीं होगी, या फिर कुछ लड़की लड़का होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चीज कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दूसरा जो निष्कर्ष है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो देखिए कुछ लड़का लड़कियां हैं तो नहीं है, तो इसलिए आपका दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो इसका पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर, इसमें दिया गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित। तो देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे कि यहाँ पे अनुपात लगा हुआ है और यहाँ पे समानुपात, तो देखिएगा समानुपात से पहले जो काम दोनों में हुआ है वही काम समानुपात के दोनों आगे वाला में होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोनों में, तो दोनों में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो के देखिए 11 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है और जेड 26 नंबर पे आता है, यानी अल्फाबेट में जो है वह के 11 नंबर, आर 18 नंबर और जेड 26 नंबर। एच देखिएगा कि 8 नंबर, ओ 15 नंबर और डब्ल्यू जो है 23 नंबर पर आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि सी जो है 3 नंबर, यू 21 नंबर और एक्स 24 नंबर पर आता है ना। अब यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है, 18 है, सॉरी यहाँ पे जो है 11 है और ये 8, तो कितना घट गया है, तो 3 घट गया है, यानी 11 में से 3 घटाइएगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 18 है, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 26 में से 3 घटाइएगा तो 23 प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें से घटाएंगे, तो 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। और 0 पर कौन आता है, तो 0 पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि घटा करके जैसे ही आपको 0 आ जाए तो समझिए कि जेड आएगा। क्या आएगा, तो जेड आ जाएगा। तो 0 पर कौन आएगा, तो जेड आ जाएगा। तो देखिए जेड हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 21 में से फिर 3 घटाइएगा तो 18 होगा। 18 पर कौन आएगा, तो आर होता है 18 पर। फिर देखिए 24 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 21 होगा और 21 पर कौन आता है, तो यू आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा कि जेड आर यू। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर कि कथन एवं धारणाएं। तो कथन के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं कि धारणाएं निकालते हैं और उस पर विचार करते हैं कि सही है या फिर गलत है। तो देखिए सबसे पहले कथन हम लोग पढ़ते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार अगर आगामी राज्य चुनावों में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। तो एक विशेषज्ञ का कहना है, यहाँ पे आपको विशेषज्ञ ही एक सलाह दे रही है राज्य सरकार को कि यदि आप सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि पब्लिक के डिमांड को पूरा करना होगा। और पब्लिक चाहती है क्या कि आप यदि उसका सड़क बना दीजिएगा, यानी पब्लिक का जो सड़क बनाइएगा तो आपको वह जिता देगा। ऐसे भी आप जानते होंगे कि जब चुनाव होता है तो कुछ मुद्दा ऐसा होता है, उसी मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक मुद्दा है कि आप अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि सड़क बना करके देना होगा चुनाव से पहले। ठीक है, तो धारणाएं, पहला धारणा देखिएगा कि राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनके राज्य में सड़कों का निर्माण करें। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ऐसा चाह रहा है तब तो सरकार तक खबर जा रही है कि आपको इस बार अगर जीतना है तो रोड बना करके यानी सड़क बना करके आपको देना होगा। इसका मतलब क्या कि पब्लिक का डिमांड है ना, कि उसको सड़क जरूरत है। तो पहला धारणा जो है बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा कि राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देंगे जब वह सड़कों का निर्माण करेंगे। बिल्कुल बात सही है। दोनों धारणाएं जो है कथन में अंतर्निहित है, इसलिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों धारणाएं अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
अगला क्वेश्चन है कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 बज रहा था तो अब 6 बजने में कितना मिनट शेष रह गया। तो देखिए 50 मिनट पहले 50 मिनट पहले जो था वह 4:45 हो रहा था। 4:45 यानी 4:45 हो रहा था। अब देखिएगा कि यहां पे अभी कितना बजा होगा, अभी देखिए कितना बजा होगा। तो 50 मिनट पहले 4:45 हो रहा था तो अभी अभी कितना बजेगा। तो देखिएगा यहां पे कि इसमें 50 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 50 इसमें जोड़िएगा तो यहां पे देखिए कि 50 इसमें से 10 ले लेते हैं तो 60 और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। आप जानते होंगे कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 50 यहां से ले लेते हैं और 10 इसमें से ले लेते हैं तो 50 और 10 60 हो जाएगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा यानी 5:35 है। 5:35 आया कि नहीं समझ में। ये 50 है, 50 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो 60 मिनट हो जाएगा और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो इसमें से 10 निकाल लेते हैं तो 45 में से 10 घटाइए तो 35 बचेगा, है ना। तो 5:35 कब हो रहा है। तो अभी अभी जो है 5:35 हो रहा है। तो हम लोगों से पूछा है कि 6 बजने में कितना मिनट शेष बचा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ अगर 60 पूर जाए तो 6 बज जाएगा। तो 60 मिनट में कितना कमी है। तो 35 मिनट तो है ही, यानी 5:35 हो ही रहा है। तो देखिएगा कितना कमी है। तो 25 मिनट का कमी है, यानी 25 मिनट और कमी है कितना बजने में। तो 6 बजने में। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर। इसे बोला कि यदि किसी कोड भाषा में बकेट को XEWOUF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कैमल को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहां पे देखिएगा कि बकेट को इतना लिखा जाता है तो कैमल को क्या लिखा जाएगा। यहां से देखिएगा कि B है और यहां पे X है। तो एक चीज आपको ध्यान में आना चाहिए कि B का उल्टा क्या होता है, तो Y होता है। U का उल्टा क्या होता है, तो F होता है। C का उल्टा क्या होता है, तो X होता है। तो यहां से देखिएगा एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि Y जो होता है यह 25 नंबर पर, F 6 नंबर पर और X 24 नंबर पर होता है। तो सोचिए यहां पे कि यहां पे दिया हुआ है आपका 24, 5, 23, इतना ही से आपको पकड़ा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहां देखिए कि B का उल्टा क्या होता है, Y होता है और Y 25 नंबर पर आता है जबकि यहां पे 24 लिखा गया है। उसी प्रकार U का जो उल्टा होता है F होता है और F 6 नंबर पर आता है और एक कम करके लिखा गया है E 5 नंबर पर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि C का उल्टा X होता है, X 24 नंबर पर आता है जबकि यहाँ पे W लिखा गया है यानी उससे एक कम लिखा गया। K का उल्टा होता है P 16 नंबर पर आता है जबकि O आपको यहाँ पे 15 नंबर पर लिखा गया यानी एक कम करके लिखा गया। उसी प्रकार आप आगे देखिएगा तो उसी प्रकार लिखा गया। तो जो काम ये दोनों में हुआ है वही काम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि C का उल्टा क्या होता है, तो C का उल्टा जो होता है X होता है। A का उल्टा क्या होता है, तो Z होता है। M का उल्टा क्या होता है, तो N होता है। E का उल्टा क्या होता है, V होता है और L का उल्टा होता है O। अब इसे क्या करेंगे कि एक कम करके लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे X 24 नंबर पे आता है, एक कम करेंगे तो 23 पर कौन आ जाएगा, तो W हो जाएगा। Z जो है 26 नंबर पर आता है तो एक कम करेंगे तो Y 25 नंबर पर आ जाएगा। N में से एक घटाएंगे, N 14 नंबर पर आता है, एक कम करेंगे तो 13 होगा यानी M हो जाएगा। V जो होता है वह 22 नंबर पर आता है, एक कम करेंगे तो 21 पर U आ जाएगा। और O जो है वह 15 नंबर पर आता है, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 पर कौन आता है, तो N आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा WYMUN, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन से पहले आप निर्देश देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 79 से 81 तक निम्नलिखित दिए गए अंकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ अंक लिखा गया है और इसी के द्वारा हम लोग को क्या करना है कि उत्तर देना है प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न कहता है इसका यानी 79 नंबर कि कितनी बार 3 के पहले 9 आया, यानी कितना बार ऐसा घटना घटा है जो कि 3 के पहले 9 है। तो देखिए 3 के पहले 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग खोजेंगे 3 को पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है लेकिन इससे पहले क्या 9 है, नहीं है, यानी 3 के पहले 9 नहीं है। अब देखिए 3 कहाँ है, 3 खोजिए, यहाँ पे है, यानी 3 के पहले देखिए 9 है कि नहीं है। और फिर 3 खोजिए आप, क्या यहाँ पे 3 है तो इसके पहले 9 है, नहीं है। अब यहाँ पे और खोजिए, यहाँ पे भी 3 है आपका, क्या 3 से पहले 9 है, नहीं है। अब 3 आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है जो कि 3 के पहले 9 हो।
तो एक ही नजर आया है कि 3 के पहले क्या है कि 9 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया आपको कि ऑप्शन नंबर में 1, तो यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एक ही ऐसा है जो कि 3 के पहले 9 है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर कि कितनी बार दो लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है, यानी दो लगातार अंक है उसके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके बीच में 2 का अंतर है क्या, 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, बिल्कुल सही है। अंतर मतलब घटाओ, ये दोनों को जो घटा करके देखिएगा 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ देखिए लगातार बोल रहा है, इसका मतलब 5 और 9 भी हो जाएगा। तो क्या 5 और 9 के बीच में 2 का अंतर है? नहीं है। 9 और 5 के बीच में 2 का अंतर है? तो नहीं है। 5 और 2 के बीच में नहीं है, 2 और 3 के बीच में नहीं है, 3 और 2 के बीच में बिल्कुल है। 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, यानी 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। फिर देखिएगा यहाँ पे 5 और 9 के बीच में है? नहीं है। 9 और 4 के बीच में है? नहीं है। 4 और 8 के बीच में 2 का अंतर है? नहीं है। 8 और 5 के बीच में नहीं है। 5 और 9 के बीच में नहीं है। 9 और 5 के बीच में नहीं है। 5 और 4 के बीच में भी नहीं है। 4 और 5 के बीच में भी नहीं है। 5 और 9 के बीच में भी नहीं है। 9 और 3 के बीच में भी नहीं है। हाँ, 3 और 5 के बीच में है। देखिए 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। इसका देखिए 5 और 5 के बीच में है? नहीं है। 5 और 9 के बीच में 2 का अंतर है? नहीं है। 9 और 5 के बीच में नहीं है। 5 और 3 के बीच में, फिर यहाँ पे देखिए 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है। इसका देखिएगा यहाँ पे कि 3 और 5 के बीच में फिर 2 का अंतर है। आगे फिर देखिएगा कि 5 और 9 के बीच में नहीं है। 9 और 4 के बीच में नहीं है। 4 और 5 के बीच में नहीं है। 5 और 2 के बीच में नहीं है। 2 और 5 के बीच में नहीं है। इसका 5 और 3 के बीच में है। देखिए 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है। अब यहां देखिए कि 3 और 5 के बीच में भी 2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में भी 2 का अंतर है। आगे देखिएगा कि 5 और 6 के बीच में 2 का अंतर है? नहीं है। 6 और 5 के बीच में 2 का अंतर है? नहीं है। और 5 और 9 के बीच में भी 2 का अंतर नहीं है। तो कितना बार आया? तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल 7 बार ऐसा है, यानी लगातार अंक कि 2 अंकों के बीच में 2 का अंतर है, ऐसा 7 बार आया है। तो ऑप्शन दिया गया आपको कि ऑप्शन नंबर बी में 7 बार है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसका देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन जो है इसी के अनुसार हम लोग को जवाब देना है, तो इसको मिटा लेते हैं। अगला 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कितनी बार 5 के बाद 9 आया है परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आया, यानी ऐसा कितना जोड़ा है जिसमें 5 के बाद 9 आया है। तो देखिए यहां पे कि 5 के बाद 9 आया है। यहां पे देखिए 5 के बाद 9 इसमें नहीं, 5 के बाद 9 आया है। सबसे पहले इसको देखते हैं, 5 के बाद 9 आया है। यहां देखिए 5 के बाद नहीं है, 5 के बाद 9 आया है। 5 के बाद 9 आया है। 5 के बाद 9, फिर यहां पे देखिए आपको यहां तक नहीं दिख रहा, 5 के बाद 9 यहां पे दिख रहा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार ऐसा घटना घटा है जो कि 5 के बाद 9 आया है ना। लेकिन यहां से आंसर आपको नहीं निकलेगा क्योंकि आगे भी कंडीशन दे रखा है कि परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। अब देखिए 5 से पहले क्या होना चाहिए? तो 3 नहीं आना चाहिए। तो एक जोड़ा ऐसा है जिसमें 5 के पहले 3 नहीं आया है, यानी 5 के बाद 9 तो आया है लेकिन 5 से पहले 3 नहीं आया है। ठीक है, अब इसे देखिए 5 से पहले 3 आ गया है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। इसे देखिए 5 से पहले 3 है, नहीं है, तो ये वाला आपका हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 से पहले 3 है, नहीं है, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। इसे देखिए 5 से पहले 3 आया, नहीं आया, ये यहाँ पे ये वाला 5 से पहले आया है, लेकिन हमको देखना है क्या कि 5 के बाद 9 है, लेकिन 5 ये वाला 5 के पहले 3 नहीं आना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो ये चौथा हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 के पहले 3 आ गया, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 5 के पहले 3 है, नहीं है, तो ये वाला आपका हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 बार ऐसा घटना घटा है जिसमें आपका 5 के बाद 9 तो है लेकिन उससे पहले 3 नहीं है। तो ऐसा कितना बार है? तो 5 बार है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर, इसमें आपको दिया गया है कि निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे जो लुप्त संख्या यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, है ना। तो इसे देखिए कि आखिर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पहला जो है यानी 72 में 6 से भाग दीजिए, तो अगर 6 से भाग देते हैं 72 में, 6 से 72 में भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा, भागफल कितना आएगा? 12 आएगा। अगर हम 12 में 2 से गुना कर देते हैं तो 24 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 12 से इसमें हम भाग देते हैं 96 में, तो 12 से 12 8 96 8, और इसमें 8 में हम 2 से गुना करते हैं तो 16 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 18 से कितना बार में कटेगा?
108, तो 6 बार में कटेगा। 18 छके 108, तो यहाँ पे देखिए कि 6 हो जाएगा, और 6 में क्या करना है कि नियम के अनुसार 2 से गुना हो रहा था, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाट के स्थान पर यानी लुप्त स्थान पर आपका 12 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर। इसे बोला कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन है, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार हो? उपर्युक्त में से सही मानता क्या है? तो देखिएगा यहाँ पे कि 1 जनवरी 2014 को यहाँ पे बोला है क्या कि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है। 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन है? तो सोमवार है। और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2021, तो देखिएगा यहाँ पे 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? अगर यहाँ पे बोल रहा है क्या कि सप्ताह जो है वह 8 दिन का होना चाहिए, ठीक है, तो सप्ताह 8 दिन का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी 2014 जो है वह लीप वर्ष है क्या? तो लीप वर्ष नहीं है, तो सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कि 1 जनवरी 2014 यानी सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में टोटल कितना दिन होता है? यानी दिनों की संख्या जो होता है वह आपका 365 दिन होता है। अब 365 दिन में क्या करेंगे कि 8 से भाग देंगे, क्योंकि बोला कि 7 दिन यानी सप्ताह में 7 दिन के बजाय क्या होता है कि 8 दिन होता है। तो 8 से भाग दीजिएगा, तो 8 चौके 32, 4 बचेगा, 8 बचे 40 यानी 5 बचेगा, यानी शेष जो बचेगा, शेष दिनों की संख्या बचेगा 5, ठीक है। शेष दिनों की संख्या क्या बचेगा? तो 5 बचेगा। और आप जानते हैं कि क्या होता है कि 1 पर सोमवार आता है, यानी 1 पर होता है सोमवार, तो इस हिसाब से 5 पर क्या आएगा? तो शुक्रवार आएगा। 5 पर क्या आएगा? तो शुक्रवार आएगा, जबकि यहां पे सोमवार दिया गया। क्या दिया गया? सोमवार दिया गया, है ना। तो यहां पे देखिए कि अगला जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 5 इसमें ऐड कर देंगे, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि दोनों के बीच में कितना वर्ष का अंतर है? तो 2014 है और 2021 है, तो 7 4 11 यानी 7 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो सोचिए कि 2021 जो है इसमें आपका 7 वर्ष का अंतर है, तो 7 वर्ष का अंतर है, तो 365 में 8 से आपको तो भाग देना है, क्योंकि जो वर्ष है वह आपका 365 दिन का होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2021 जो है यह आपका क्या है? तो सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो 365 दिन होगा। उसी प्रकार 8 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा, है ना, 5 बचेगा शेषफल। लेकिन यहां पे देखिए कि 7 वर्ष में कितना आपका दिनों की संख्या बढ़ जाएगा। तो सामान्य वर्ष में जो होता है वह 1 दिन बढ़ जाता है, तो सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, जबकि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है। तो यहां पे समझिएगा कि ये 7 साल में कितना लीप ईयर आया होगा? तो वो आया होगा, देखिए यहां पे 2014 के बाद 16 में आया होगा, ठीक है। 2014 के बाद 2016 में लीप वर्ष आया होगा। एक होगा 2016 में और एक होगा आपका 2020 में, है ना। 2016 और 2020 में 2 लीप ईयर आया होगा, तो 2 वर्ष यानी लीप ईयर हो गया, लीप वर्ष, ठीक है। तो लीप वर्ष 2 हो गया, तो सामान्य वर्ष कितना हो जाएगा? 7 वर्ष में सामान्य वर्ष हो जाएगा 5, तो 5 दिन इधर बढ़ेगा और लीप वर्ष में 2 और 2 बढ़ेगा, तो 4 यानी 5 4 9 दिन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो 9 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि इसमें क्या करेंगे कि 9 दिन इसमें ऐड कर देंगे, तो 9 5 14 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। अब 14 में क्या करना है कि आपको 7 से भाग नहीं देना। किससे भाग देना है? तो 8 से भाग देना। तो 8 से भाग दीजिएगा 14 में 8 से भाग दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि सप्ताह में 7 दिन नहीं 8 दिन लेना। तो 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 6 आएगा। तो देखिए कि शेषफल कितना आ गया? 6 आ गया। तो शेषफल 6 आ गया, तो शेषफल 6 आया, इसका मतलब 6 पर कौन सा होता है? कौन सा दिन आता है? तो शनिवार आता है। जैसे आप पढ़े हैं कैलेंडर, उसमें 6 पर क्या आता है? शनिवार आता है। लेकिन रुक जाइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि बोला था क्वेश्चन में बोला था कि 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन होता है। देखिए बुधवार और गुरुवार के बीच में एक नया दिन होता है। तो यहां पे देखिएगा कि 1 पर कौन होगा? सोमवार होगा, इसका मंगल होगा, बुध होगा
और देखिए बृहस्पति होगा यानी गुरुवार, गुरुवार होगा। लेकिन देखिए बुधवार और गुरुवार के बीच में एगो नया दिन होगा, एगो नया दिन बोल दिया कि बुधवार और गुरुवार के बीच में एक नया दिन होगा। तो देखिए एक नया दिन हो गया, इसके बीच में क्या आ गया, एक नया दिन आ गया। अब यहां पे देखिएगा कि गुरुवार, तो 1 2 3 4 5 हमको क्या करना है कि शेष फल के बराबर पुराना है। तो 1 2 3 4 5, 5 वो तो हो गया। आपका छठा कौन होगा, तो छठा आपका हो जाएगा गुरुवार के बाद क्या, तो शुक्रवार, शुक्रवार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर में कि गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित करता है। तो देखिएगा यहां पे कि गाजर है, गाजर इसका है खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ है, इसका सब्जी, सब्जियों, ये तीनों के बीच में कौन सा चित्र जो है सही निरूपित करता है। तो आपको दिख रहा होगा चित्र ए बी सी और डी में, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि वेन आरेख हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि गाजर है, खाद्य पदार्थ है और सब्जी है। तो सोचिए कि खाद्य पदार्थ मतलब क्या होता है, खाने वाला वस्तु होता है, यानी खाने वाला चीज होता है। तो खाने वाला चीज होता है, तो खाने वाला चीज गाजर भी है और सब्जी भी है ना। तो दोनों जो आएगा वह खाद्य पदार्थ के अंदर में ही आएगा। लेकिन एगो चीज आप समझ जाइए कि गाजर जो होता है सब्जी होता है, इसका मतलब गाजर जो है वह सब्जी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गाजर, सबसे पहले गाजर लिखेंगे, यानी सभी गाजर जो है वो सब्जी के अंदर आएगा, सभी गाजर जो है सब्जियां हो जाएगा। और जितना भी गाजर और सब्जी है सब खाद्य पदार्थ के अंदर आएगा, क्योंकि दोनों खाने वाला है, यानी खाद्य पदार्थ, है ना। तो यह जो डाटा है, यह वेन आरेख है, यह बिल्कुल आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर कथन और निष्कर्ष का यह क्वेश्चन है। कथन में देखिएगा कि भारत विकसित देशों में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। यानी भारत जो है विकसित देशों में, यानी जितने भी विकसित देश है उसमें जेनेरिक दवाओं को सप्लाई करने वाला यानी आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है ना। यानी 1 नंबर पे आता है किसके मामले में, तो जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करने के मामले में। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि भारत एक विकसित देश है, तो बिल्कुल गलत, गलत इसलिए क्योंकि भारत जो है विकसित देश किसके मामले में है, तो जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति के मामले में, न कि और भी कोई दूसरे मामले में, है ना। तो यह कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि भारत एक विकसित देश है। दूसरा में देखिएगा, दूसरा में है क्या कि दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत एकमात्र यानी दुनिया का एकमात्र देश नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही बोल रहा है। सही कैसे बोल रहा है, तो देखिए कि दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये और भी देश हैं जो कि जेनेरिक दवाओं का सप्लाई करता है यानी आपूर्ति करता है। तो और भी सारे देश हैं, तो सिर्फ भारत ही एकलौता देश नहीं है जो कि जेनेरिक दवाई को क्या करता है कि सप्लाई करता है यानी आपूर्ति करता है। तो यह बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया। तो कथन में कि कुछ पौधे पेड़ होते हैं, यानी कुछ पौधे जो है ना, कुछ पौधे जो है वह पेड़ होते हैं। इसका मतलब इतना सारा पौधा है और इसमें से कुछ पौधे जो है वह पेड़ है, यानी कुछ पौधे जो है इसमें से वह पेड़ है। सभी पेड़ जानवर है, यानी जितने भी पेड़ है सभी जानवर है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जितने भी पेड़ है ये सभी क्या है कि जानवर। इस प्रकार डायग्राम बनेगा। फिर आगे दिया गया है कि कुछ जानवर इंसान है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ जानवर जो है इंसान है, तो कुछ जानवर जो है इंसान है। तो यहाँ पे देखिए इंसान, क्योंकि हम लोग को जानवर से संबंध है, पेड़ और पौधा से कोई इंसान को संबंध नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या किए कि कुछ जानवर जो है यह इंसान है। तो यहां पे देखिए कि निष्कर्ष में 3 निष्कर्ष दिया गया है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो 3 निष्कर्ष में पहला दिया गया है, पहला निष्कर्ष कि कुछ जानवर पौधे हैं। तो देखिए कुछ जानवर जो है पौधे हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जानवर जो है पौधा के अंदर है, तो बिल्कुल यहां से पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा में देखिए कि कुछ पेड़ इंसान है। तो देखिए कुछ पेड़ इंसान नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेड़ और इंसान का कोई भी रिलेशन यहाँ से नहीं बन रहा है। पेड़ और इंसान के बीच में देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन है नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा में देखिएगा
कि कुछ पौधे इंसान है, तो देखिए कुछ पौधा जो है इंसान है, तो पौधा यहाँ है और यहाँ तक के ही इसका सीमित है और इंसान इधर है, तो क्या कोई इसके बीच में संबंध है? नहीं है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि बी सी का ब्रदर इन लॉ है। बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ है, सी एफ की बेटी है। सी जो है एफ की बेटी है, तो यहां से देखिएगा कि सी जो है किसका? एफ की बेटी है। एफ यहां से लिखते हैं, सी जो है एफ की बेटी, जिसका केवल एक बेटा और एक बेटी है। किसका? तो एफ के पास सिर्फ एक बेटी है और एक बेटा है। एक बेटी है जो कि सी है और एक बेटा कोई है ना। ए बी का एकमात्र भाई, ए जो है बी का एकमात्र भाई है। तो यहां पे देखिए कि सी से ए का क्या संबंध है। तो यहां पे समझिएगा कि बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ। तो सी का ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है कि सी क्या है? लड़की है, और लड़की का ब्रदर इन लॉ कौन होगा? जैसे मान चलिए लड़का का ब्रदर इन लॉ जो होता है वह साला भी होता है या फिर बहनोई भी होता है, लेकिन लड़की की तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो अगला के रिलेशन में कौन होगा ब्रदर इन लॉ? तो जेठ होगा। जेठ किसको बोलते हैं? तो पति के बड़े भाई को जेठ बोला जाता है और छोटे भाई को देवर बोला जाता है, ठीक है। तो सी का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा? तो सी का ब्रदर इन लॉ कौन है? बी, यानी बी जो है सी का ब्रदर इन लॉ बी, और बी का एकमात्र भाई ए है, यानी ए जो है वह बी का एकमात्र भाई, एक वो भाई है कौन? ए, यानी बी का एकमात्र भाई, एकमात्र भाई ए है। तो यहां पे समझिएगा कि सी का बी जो है ब्रदर इन लॉ है, यानी जेठ है या फिर देवर है ना। और देवर, इसके देवर के पास या फिर जेठ के पास एक को भाई है, तो इसका मतलब जेठ किसको कहेंगे? तो पति के ही भाई को कहेंगे या देवर कहेंगे, है ना। तो यहां पे देखिए कि ए जो है सी का कौन होगा? ए जो होगा वह सी का क्या लगेगा? तो पति, पति। अब देखिएगा यहां पे सी का ए जो है पति है और पति के भाई को ही ना यह जेठ या फिर देवर कहेगा, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि ए जो होगा वह सी का कौन हो जाएगा? तो पति हो जाएगा। और यही चीज यहां पे पूछा था कि ए से यानी सी से ए का क्या संबंध है? तो सी से ए का क्या संबंध है? तो पति का संबंध है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर, इसमें दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा ये चीज हम लोग को निकालना है। तो यहां पे देखिए कि ये दोनों में क्या हो रहा है, तो 53 में से 2 घटाइएगा तो 51 आ जाएगा, 51 में से 3 घटाइएगा तो 48 आ जाएगा, 48 में से 5 घटाइएगा तो 43 आ जाएगा, और 43 में से 7 घटाइएगा तो 36 आ जाएगा। अब सोचिए कि आगे और क्या घटाया जाए कि व्हाट के स्थान पर आ जाए। तो यहां पे एक दिमाग लगाइएगा कि 2, 3, 5, 7 ये सब घट रहा है, तो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि आप जानते होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? तो 2 होता है, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, है ना। तो उसी प्रकार अगला जो अभाज्य संख्या होगा वह कौन होगा? तो 11 होगा। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, कौन होगा? सीधा 11 होगा। तो 36 में से आपको क्या करना है कि 11 घटा देना है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 25। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर, कि मैंगो को, यानी यदि किसी कोड भाषा में मैंगो को इतना लिखा जाता है तो चार्ज को कैसे लिखा जाएगा, यानी इसका कोड क्या होगा। तो देखिएगा कि आखिर इसमें क्या किया गया कि इतना इसका कोड लिखा गया। तो यहां पे समझिएगा कि m का उल्टा क्या होता है? तो n होता है। n का यानी m का जो विपरीत होता है कौन होता है? तो n होता है। a का उल्टा जो होता है वह z होता है, n का उल्टा जो होता है m होता है, g का उल्टा t होता है और o का उल्टा l होता है। अब यहां पे देखिए कि n कितना नंबर पर आता है? तो n 14 नंबर पर, z 26 नंबर, m 13 नंबर, t 20 नंबर और l 12 नंबर। और देखिए तो इतना ही तो लिखा गया है यहाँ पे, 14, 26, 13, 20, 12। आया समझ में? उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका विपरीत करेंगे, यानी उल्टा लिखेंगे। तो c का उल्टा क्या होगा? तो x होता है, h का उल्टा होता है s, a का उल्टा होता है z, r का उल्टा होता है i, इसके बाद g का उल्टा होता है t, और यहां पे देखिएगा कि e का उल्टा जो होता है वह v होता है।
अब यहां पे समझिए कि इसको कैसे लिखेंगे। तो x का कोड क्या होगा, x कितना नंबर पे आता है, तो 24 नंबर पर, s 19 नंबर, z 26 नंबर, i 9 नंबर, t 20 नंबर और v 22 नंबर। तो यहां पे इसी प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखिएगा यहां पे कि हो जाएगा आपका 24 19 26 9 20 22। अब यहां पे देखिएगा कि हो सकता है यहां पे क्या कीजिए, जीरो है तो सब दो दो अंक में लिखा गया, तो यहां भी 2 अंक में लिखने के लिए क्या, तो इसके आगे एक जीरो आप लगा सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो यहां पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर आपका कौन है, चेक करके देखिए जीरो लगाए हुए हैं या फिर नहीं लगाए हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर। इसे बोला कि 5 मित्रों में ए बी और डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, सब इनमें सबसे भारी कौन है। तो ऐसा भारी हल्का बड़ा छोटा जब भी निकालना हो तो सीधा एक एक चीज दिमाग में लगाइएगा कि देखिए कैसे लिखना है इसको। ए जो है बी और डी की तुलना में भारी है, यानी ए जो है बी से भी भारी है, तो भारी जो होगा वह ऊपर होगा या फिर बड़ा जो होगा वह ऊपर होगा, छोटा नीचे होगा, है ना। तो इसी प्रकार यहां पे हम लोग सजाएंगे कि ए जो है बी से भी भारी है और डी से भी भारी, ए जो है डी से भी भारी और बी से भी भारी, ऐसे लिखना है। इसके बाद सी डी की तुलना में हल्का है, यानी सी जो है डी से हल्का है, यानी डी भारी है सी से। बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो है डी की तुलना में हल्का है, बी नीचे हो जाएगा, डी की तुलना में क्या है कि हल्का है लेकिन ई से भारी है, यानी बी जो है बी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, यानी ई से भारी कौन है, बी है। अब यहां पे ये चीज सेट हो गया। अब पूछ रहा है क्या कि इसमें सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी निकालने के लिए और सबसे हल्का, तो इस प्रकार आपको दो चीज निकलेगा, सबसे भारी निकलेगा और सबसे हल्का निकलेगा। वो भी कैसे, तो देखिए यहां पे जो भी ऊपर और नीचे दिख रहा है उसको काट दीजिए, यानी नीचे भी होना चाहिए ऊपर भी होना चाहिए। तो देखिए आप, एक आपको डी जो है ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, इसको काट दीजिए तो सब डी कट जाएगा, यानी ए वाला डी कट गया, ए वाला भी कट गया तो ए वाला भी कट जाएगा। बी देखिए एक ऊपर में दिख रहा है एक नीचे में दिख रहा है, तो ऊपर से इसको काट दीजिए, है ना। और ऊपर में देखिए सिर्फ आपको ए बचा है और ए जो है एक एक व्यक्ति का नाम है, यानी इसमें भी ए है इसमें भी ए, ऊपर में सिर्फ एक एक बचा है कौन, ए। और हम लोगों से पूछा कि सबसे भारी कौन है, तो इसी से मतलब हम लोग को है कि सबसे भारी कौन है, तो ए है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर सबसे हल्का पूछता तब यहाँ पे तुलना करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो बचा हुआ है, सी और ई दोनों बचा हुआ है, और जो नीचे बचता है वो सबसे हल्का होता है। तो एगो कोई अगर बचता तो हम लोग बोलते क्या कि सबसे हल्का है, तो यहाँ पे तुलना करके लिखना होता, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोगों से पूछा है कि सबसे भारी कौन है, और ऊपर वाला जो होगा वह सबसे भारी होगा, और ऊपर में मात्र एक लिखना। यहाँ पे देखिए कि एक बचा हुआ है कौन, ए, तो ए जो है वह सबसे भारी है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर। इसे बोला क्या कि प्रवीण अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला। प्रवीण क्या करता है कि अपने घर से निकलता है और 10 मील पश्चिम की तरफ चलता है। तो पश्चिम आप जानते होंगे कि इधर साइड में होता है, इधर जो होता है पश्चिम होता है, ठीक है। आपके दाहिने साइड पूरब होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। तो यहां पे इसका घर होगा, प्रवीण का यहां से घर है और घर से पश्चिम की ओर 10 मील चलता है, 10 मील चला पश्चिम की ओर, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चलता है। तो दाहिनी किधर, तो ऊपर कितना चला, तो 10 मील फिर चला, 10 मील दाहिनी ओर चला और फिर बाईं मुड़कर 5 मील चला। अब देखिए बाईं इसका क्या होगा, तो फिर इधर आ जाएगा, 5 मील चला, 5 मील चला, पांच मील चलकर फिर से बाईं मुड़ता है और 10 मील चलता है, फिर बाईं मुड़ता है तो बाईं कहां, नीचे, और 10 मील चलता है, यानी इसके सेंटर में आ जाएगा, यानी ये भी 10 मील है ये भी है, तो यहां पे आ जाएगा, है ना, 10 मील, यानी बाईं मुड़ करके यहां से फिर क्या हुआ कि 10 मील चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। अब देखिएगा कि फिर यहाँ पे बाईं मुड़ता है और 15 मील चलता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके सामने में है और बाईं मुड़ता है, तो बाईं किधर मुड़ेगा, जैसे इस प्रकार जा रहा है तो बाईं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, इधर पूर्व की तरफ, है ना। तो इधर चलेगा और कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा, 15 मील, ठीक है। तो 15 मील चलेगा तो इसका मतलब क्या कि 5 मील से यहां आने में इसको 5 मील लग गया, यहां से यहां आने में
5 मील का दूरी तय किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह आयत बना रहा है, आमने सामने का भुजा बराबर है, तो 5 मील यहाँ से यहाँ आने में अभी इसको कितना चलना है, तो 10 मील। तो देखिए 10 मील और चलेगा यहाँ इस प्रकार आगे, तो ये घर फिर पहुंच जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के यह 15 मील चलता है, तो सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक के पुरता है टोटल 15 मील, है ना। तो उसके तत्कालिक स्थान से उसका घर कितना दूरी पर है, तो सोचिए घोड़े तो पहुंच ही गया है ना, तो अभी तत्काल में कहाँ है, घोड़े में है, तो कितना दूर पर है, तो 0 मील पर है, तो आंसर हो जाएगा आपका 0 मील। ऑप्शन नंबर ए में है 0 मील और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92, असंगत को ज्ञात कीजिए। इसे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है धर्मयुद्ध, बी में है अभियान, सी में है खोज यात्रा और डी में है समुद्र पर्यटन। तो देखिएगा यहाँ पे कि धर्मयुद्ध, अभियान, खोज यात्रा ये सब एक पाने की इच्छा रखता है, यानी यह एक योजना से संबंधित है। जैसे माने चलिए धर्मयुद्ध अगर करेगा तो सोचिए धर्मयुद्ध क्यों करेगा, क्योंकि अपने धर्म को बचाव के लिए, यानी उसमें कुछ पाने के लिए ऐसा करेगा। इसका अभियान, कोई भी अभियान अगर चलाया जाता है तो कुछ पाने का इच्छा रखता है। खोज यात्रा, अगर मान चलिए किसी जगह को खोजने जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो उसको चाहत है कुछ नया चीज पाने का, है ना। लेकिन देखिए समुद्र पर्यटन मतलब क्या है, एक घूमने वाला जगह है, यानी समझिए कि एक इंटरटेनमेंट का जगह है, तो इसमें कोई पाने का इच्छा नहीं है। तो यही चारों में आपका समुद्र पर्यटन जो होगा यह बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93, इसमें दिया गया कि क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि इसके बीच में स्टार स्टार दिया गया था और हमने नहीं लिखा है। ऐसा इसलिए नहीं लिखा है, आप लोग भी नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपको डबल लिखना पड़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो क्या कीजिए कि बनाने से पहले इसको क्या करना है कि एक ही बार आपको लिखना है, स्टार नहीं लिखना है। और यहाँ से चिन्ह का प्रयोग करते हुए, जैसे देखिए दोनों के बीच में पहले गुना का चिन्ह आएगा, इसके बाद प्लस का, इसके बाद भाग का, इसके बाद माइनस का, ये हो जाएगा बराबर का, है ना। यहाँ से चिन्ह को रख करके आप देखिएगा कि वाकई में ये चीज आ रहा है कि नहीं। तो सोचिए कि इधर बराबर के इधर जो है ये सारा क्रिया करने के बाद क्या 160 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले करके देखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले भाग का काम होगा, यानी गुना प्लस भाग माइनस में सबसे पहले भाग का काम होगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 3 18, 13 6 78, है ना। इसका इसको हम लोग गुना करेंगे, तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5, 5 1 6 और 1, है ना। तो ये दोनों को गुना करने के बाद ही सीधा 165 आ गया, है ना। तो 165 है, इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है, ये दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, और इसका माइनस 18 है। अगर माइनस 18 इसमें से घटाते हैं तो 13 में से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, -5। और देखिए कि 165 में से 5 घटाइएगा तो क्या 160 आ जाएगा, जो कि 160 के बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि गुना प्लस यानी स्टार की जगह पर गुना प्लस भाग माइनस बराबर रखने के बाद ए संतुलित हो जाता है यह समीकरण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94, आपको दिख रहा होगा कि नीचे एक प्रश्न, उसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। यहाँ पे देखिए कि प्रश्न पूछ रहा है कि परीक्षा में श्याम को कितने अंक प्राप्त होते हैं। श्याम को परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होते हैं। पहला यहाँ पे देखिएगा कथन दिया गया है पहला कि श्याम ने कुल 40 प्रश्न को हल किया। तो ये चीज तो क्लियर है कि 40 प्रश्न का हल किया। दूसरा में बोला कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होता है। तो देखिए प्रत्येक सही के लिए 4 अंक प्राप्त होता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो समझिए कि यहां पे कथन 1 में दिया गया कि श्याम ने कुल 40 प्रश्न को हल किया। दूसरा बोला कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। लेकिन यहां पे देखिए कि कहीं भी आपको जिक्र नहीं किया गया है कि 40 प्रश्न जो पूछा गया है वह 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होगा यानी 1 नंबर का प्रश्न होगा, 1 नंबर का, तो हम लोग निकाल सकते थे दोनों मिला करके, है ना। दोनों कथन को मिला करके आंसर निकाला जा सकता है था। कब, जब सिर्फ बोलता क्या, सिर्फ इतना दे देता कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। अगर ऐसा दे देता तो हम लोग क्या करते कि आंसर यहां से निकाल लेते। तो यहां से आपको दे रखा है क्या, जो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो यहां से आपको ये चीज कंफर्म नहीं दिया गया। जैसे माने चलिए कि सही उत्तर श्याम को कितने अंक प्राप्त होते हैं, तो माना कि 1 अंक प्राप्त होते हैं, चाहे सही बनाया, देखिए यहाँ पे सही जो बनाया X बनाया, तो गलत कितना बनाया होगा,
टोटल 40 प्रश्न है तो 40 माइनस एक्स है ना, क्योंकि टोटल 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न में से यदि सही वाला हम घटा देते तो गलत वाला बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रत्येक सही के लिए क्या करता है कि 4 अंक मिलता है। तो x प्रश्न सही किया है तो इसको एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तो x प्रश्न के लिए कितना, तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और प्रत्येक गलत के लिए क्या किया जाता है कि 1 अंक काट लिया जाता है, यानी 40 माइनस एक्स और गुने 1। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 40, 5x माइनस 40। तो यहाँ पे इसको क्या सॉल्व किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना। तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है कि दोनों कथन को मिलाकर के भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर, कथन और तर्क दिया गया, तार्किक रूप से जवाब देना है। तो कथन में क्या है कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, कथन में दिया गया कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तर्क में है पहला तर्क, हाँ डॉक्टर ऐसा कहते हैं। दूसरा है कि हाँ भाई हाँ ऐसा होता ही है। तो यहां पे देखिए कि कथन में कहा है कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो पहला तर्क जो है यह है कि हाँ डॉक्टर ऐसा कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर ऐसा कहते हैं यानी वहां पे वैधानिक चेतावनी लिखा हुआ भी रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। लेकिन यहां पे देखिए कि जबरदस्ती ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ भाई हाँ ऐसा होता ही है, ठीक है। तो यह तार्किक रूप से बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ये लोग जो हैं वह यानी सजेशन देते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि होता ही है। तो कथन के अनुसार यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा और पहला जो है वह सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल तर्क एक ठोस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए का स्थान बाएं छोर से 5वां है, जिसके दाहिने तीसरे स्थान पर सी है। बी के ठीक बाएं ई है, जिसके बाएं केवल 2 अक्षर है। बी के दाहिने केवल सी है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर एफ है। जी तथा एच पड़ोसी है, परंतु ई और एच पड़ोसी नहीं है। एफ और जी के बीच कौन नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे कि ए का स्थान जो है बाएं छोर से 5वां है। देखिएगा बाएं छोर, तो बाएं यानी लेफ्ट इधर से होता है, बाएं छोर से यानी लेफ्ट से 5वां है कौन, ए है, ये जो है 5वां, इसका मतलब इससे पहले 4 गो होगा, इससे पहले कोई दूसरा लेटर जो होगा वह 4 लेटर होगा, 1 2 3 4 लेटर होगा इससे पहले, तब तो ये 5वां होगा। जिसके दाहिने तीसरे स्थान पर सी है, यानी ए के दाहिने स्थान पर यहां से देखें इसका बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा, ठीक है। तो दाहिने स्थान पर तीसरा जो है सी है, यानी इसके दाहिने तीसरा स्थान पर कौन है, सी है। तो देखिएगा पहला, दूसरा और ये तीसरा नंबर पर कौन है, तो सी है, सी हो गया तीसरा। ए के दाहिने तरफ पर तीसरा कौन है, तो सी है। बी के ठीक बाएं ई है, जिसके बाएं केवल 2 अक्षर है, यानी डी के ठीक बाएं ई है, डी के ठीक बाएं ई है। तो अब देखिए डी कहां लिखेंगे, ई कहां लिखेंगे, अभी कंफर्म नहीं है। आगे फिर हम लोग देखते हैं, बी के दाहिने केवल सी है। अब देखिएगा यहां पे कि बी के दाहिने केवल सी है, तो सोचिए कि जब बाएं बी के दाहिने केवल सी है, इसका मतलब क्या है कि बी के दाहिना और सी को छोड़ करके कोई नहीं है, यानी बी के दाहिना जो है वह सिर्फ सी ही है और कोई दूसरा नहीं है। तो इसका मतलब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम बी अगर लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो बी के दाहिना सिर्फ सी है, यानी सी ही है। जिसके बाएं दूसरे स्थान पर एफ, हाँ तो देखिए जिसके बाएं दूसरे स्थान पर एफ, तो जिसके किसके लिए, जिसका बोलेगा जो बोलेगा तो किसके लिए, तो सी के लिए। यहां से समझिएगा कि सी के लिए बोल रहा है क्या कि सी से बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो एफ है। तो देखिए सी से गिनेंगे तो सी से 1 2 है ना, सी से 1 2, दूसरे स्थान पर कौन है, तो एफ, यहां पे एफ हो जाएगा। जी तथा एच पड़ोसी है, जी और एच क्या है, पड़ोसी है,
यानी जहां पर भी जी और एच होगा वहां पर एक के साथ होगा, है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे सीट तो खाली नहीं है, इधर ही होगा। जी और एच जो होगा कहीं भी होगा तो पड़ोसी ही है, परंतु ई और एच पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब एच के अगल बगल में कौन नहीं होगा, तो ई नहीं होगा। एफ और जी के बीच कौन नहीं है, यानी एफ और जी के बीच में कौन नहीं है। तो यहां पे देखिएगा कि इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो छोड़े हैं, डी के ठीक बाएं ई है, डी के ठीक बाएं ई है। अगर हम लोग यहां पे मान के चले कि ये डी रख देते हैं, यहां पे मान के चले डी रख देते हैं, तो ई यहां पे हो जाएगा, क्योंकि डी के ठीक बाएं कौन है, ई है। रखते हैं सपोज डेट में, और यहां पे बोला क्या कि बी जो है, बी और एच पड़ोसी, बी और एच पड़ोसी है, तो यहां पे अगर बी रखते हैं तो यहां पे एच हो जाएगा। किंतु ई और एच पड़ोसी नहीं है, किंतु देखिए ई और एच पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहां पे हम लोग एच को रख देते हैं और बी को यहां रख देते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। सॉरी, यहां पे देखिएगा कि जी तथा एच पड़ोसी, जी तथा एच पड़ोसी है, तो जी यहां पे होगा। जी और एच क्या है, पड़ोसी है, परंतु ई और एच पड़ोसी नहीं है, परंतु ई जो है, ई और एच पड़ोसी नहीं है, तो ऐसे भी नहीं है। तो यहां पूछा है क्या कि एफ और जी के बीच में कौन नहीं है, एफ और जी के बीच में कौन नहीं है। तो देखिएगा एफ और जी के बीच में कौन नहीं आएगा, तो एफ और जी के बीच में ई आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखिए यहां पे ई और डी यहां पे हम लोग लिखे हैं, तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर यहां पे डी होगा तो यहां पर ई होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहां पे देखिए कि एच यहां भी हो सकता है, क्या कि ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई उधर चला गया तो एच यहां भी हो सकता है और जी यहां भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहां से देखिएगा कि एफ और जी के बीच में, यानी एच और जी नहीं आएगा, डी आएगा, ई आएगा और ए आएगा। यहां पे बोला है क्या कि एफ और जी के बीच में कौन नहीं आएगा, तो जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, ए आ सकता है, डी आ सकता है और ई आ सकता है। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जी को एच के जगह और एच को जी के जगह लिखते हैं, तब पर भी आप देखिएगा कि एच जो है वह कंफर्म रूप से एफ और जी के बीच में नहीं आता है, ठीक है। तो कौन इसके बीच नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह आएगा, नहीं आएगा, तो एक कंफर्म है कि एच नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में बिंदु या बिंदुएं स्थित है, उस प्रश्न आकृति को चुनिए जिसमें बिंदु को रखने पर वही प्रतिबंध पूरा हो जाए जैसा कि प्रश्न आकृति में दिया गया। तो देखिएगा ये प्रश्न आकृति है, जबकि ये उत्तर आकृति आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से कोई आपका एक सही होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु है ना, और ये सब तीनों को बिंदु पर मिलाने पर कौन सा आकृति बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं हम लोग कि क्या यह बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसको मिलाने के बाद हम लोग का यहाँ पे एक बिंदु मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यह आंशिक रूप से सब में इंक्लूड है ना, आंशिक रूप से है यानी पूरा नहीं। जबकि यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज पूरा वर्ग के अंदर है और वृत्त भी पूरा त्रिभुज के अंदर है, तो ए वाला नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसी प्रकार बी भी देखिए इसके पूरा अंदर है, यहाँ पे ए तो बन रहा है आपका बिंदु, लेकिन इसके पूरा अंदर है, जबकि यहाँ पे देखिए आंशिक रूप से है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में देखिए, तो सी में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि तीनों, यानी तीनों का यहाँ पे जो मिलान बिंदु है यहाँ पे है, यानी तीनों यहाँ पे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि एक बिंदु का भी यहाँ पे काम हो रहा है और यह आंशिक रूप से है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रूप में सब में है ना। त्रिभुज जो है वह वर्ग में भी है, त्रिभुज जो है वह वृत्त में भी है थोड़ा सा जैसा इसमें है, और चतुर्भुज जो है वो दोनों में है ना। यहाँ पे देखिए इस प्रकार है, तो यहाँ पे यह तीनों का मिलान बिंदु ए हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन डी में देखिए यहाँ पे ए मिलान बिंदु है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या त्रिभुज इसके अंदर में थोड़ा सा भी है, नहीं है, और वृत्त जो है वर्ग के पूरा अंदर में है ना, तो ए भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो कौन हो गया इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर कि दिए गए प्रश्न में कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाता है, यानी पंच किया जाता है।
उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो कागज को काटने यानी पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई देगी। यानी देखेगा कि इस कागज को यहाँ पे देखे ऐसे लिख दिया गया और इसको मोड़ा जाता है। जैसे मान के चलिए इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर इस प्रकार मोड़ा गया, है ना। तो इसको जब मोड़ा जाता है और जब इसको पूरा खोलिएगा तो कैसा दिखाई देगा, यानी काटा जाता है बिल्कुल इसी प्रकार, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मोड़ करके, यानी 4 भाग है ना, तो चारों भाग को एक साथ मोड़ करके और जब इसको पंच कीजिएगा, यानी इसको गोल काटिएगा, इसको ऐसे काटिएगा, ऐसे काटिएगा, ऐसे काटिएगा, तो आपको दिखाई कैसे देगा, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसी प्रकार आपको दिखाई देगा। ऐसे यहाँ पे ऐसे ये वाला हो जाएगा और त्रिभुज जो है इसका कोना इसके तरफ है, आयत की तरफ, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर इसमें भी आपका ऐसे ही रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार। क्योंकि देखिए आयत जो है ना, इसका मुंह किधर है, तो इसका जो है वृत्त की तरफ है ना, और त्रिभुज का मुंह किधर है, तो इसके दोनों तरफ ऐसे, आयत की तरफ त्रिभुज का मुंह है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, और इसका मुंह इस प्रकार है, तो ऐसे होगा, और त्रिभुज का मुंह जो होगा आयत की तरफ हो जाएगा। तो ऐसा आकृति आपको किसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। इसे बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में किस उत्तर आकृति सन्निहित है। यानी निम्नलिखित प्रश्न आकृति जो है किसमें, यानी किस उत्तर आकृति में सन्निहित है। इसका मतलब क्या है कि यह प्रश्न आकृति है और यह इतना जो है कौन से उत्तर आकृति में ये चीज आपको मिलेगा। तो मैं इसको बना करके समझाने का प्रयास किया हूं, तो आप लोग समझिए कि आखिर सोचिए कि ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है प्रश्न आकृति में, वह किसमें आपको दिखेगा। तो क्या सोचिए कि ऐसा जो है, ऐसा मान के चलिए इसमें दिख रहा है, लेकिन इस प्रकार दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन ऐसे वाला लकीर आपको नहीं दिख रहा है, ये वाला, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिए कि बी में देखिए यहाँ पे कि ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां से हम लोग लेते हैं इस प्रकार। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे लेते हैं, इस प्रकार है तो इस प्रकार ऐसे ले लिए यहां से, है ना। फिर इसको हम लोग चाहे यहां से लेते हैं, हाँ देखिएगा यहां से लिए और ऐसे यहां से मुड़िए, देखिएगा यहां कि यहां से अगर हम मोड़ते हैं इस प्रकार, यहां से ऐसे इस प्रकार देखिएगा, और इस प्रकार इसको इधर भेज देते हैं, ऐसे मोड़ करके ऐसे इस प्रकार भेज देते हैं और इस प्रकार भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऐसा आपको दिख रहा है इसमें, यानी इस प्रकार जो है ऐसा इस प्रकार दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे इस प्रकार आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसा आपको किसी में भी नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर। बोला कि नीचे दी गई आकृति, ये जो आकृति दी गई है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो यहां से समझिएगा कि त्रिभुज की संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें कितना त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो एक, इसके अंदर एक हुई, 2 आई बड़ा वाला, 3 वो तो ऐसा ही हो गया। चलिए 3 को ऐसे लिख लेते हैं। इसका देखिएगा यहां से अगर आधा हम लोग इस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार आधा, तो 1 हो गया, 2, इसमें 2 हो गया, इसमें भी देखिए 3, इसमें 4, ये 5 और ये 6, यानी 3 त्रिभुज है और 3 गो में आधा आधा किया गया है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 ऐड कर दीजिए। अब यहां पे समझिएगा कि इस प्रकार एक त्रिभुज देखिए ऐसे, एक ए वाला हो गया, एक ए वाला हो गया, है ना। 2 उसी प्रकार यहां पे एक ए वाला और एक ए वाला, 2 और 2 4। इसका देखिएगा यहां पे एक ए वाला, 5 6 गो हो गया, 6 गो ऐसे हो गया, तो इसको भी ऐड कर लीजिए 6। इसका यहां पे देखिए कि ए वाला है, ए वाला 1 2 पूरा मिलाकर के ए वाला 3, उसी प्रकार यहां पे 4 5
और एक पूरा 6, इसको भी 6 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन बच रहा है, तो हम लोग का बच रहा है ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 2 है ना, 2, इसके बाद ये वाला पूरा 3, यहां से ये वाला 4, तो 4 यहां से हो गया। और देखिएगा और यहां से आपका कौन बच रहा है, तो देखिए यहां पे ये जो है यहां से ये वाला ठीक है, यहां से ये वाला 1, 2 है ना, 2 हो गया। और कोई बच रहा है क्या, 2 हो गया। टोटल कितना हो गया, 4 2 6, 6 12 36 18, 6 4 24, 3 27। अब देखिए अब आपको कोई इसमें त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है, सब निकल गया है। तो 27 त्रिभुज टोटल इस फिगर में होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।